आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 6.12 कॉलिजन्स। देखिए, कॉलिजन यानी कि टकराना, कोई भी दो चीज या दो से ज्यादा चीज टकराना, राइट। अब ये टकराव यानी कि कॉलिजन हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पे होते ही रहते हैं। जैसे कि दो कार का टकराना, या फिर समझ लीजिए कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट और बॉल का टकराना, जब बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो भी वो एक कॉलिजन का केस ही है। जब आप कैरम खेल रहे हैं तो कैरम में भी आप कॉलिजन देखते हो। जब आप बिलियर्ड खेल रहे हैं तो बिलियर्ड बॉल में दो बॉल एक दूसरे के साथ जो टकराते हैं वो कॉलिजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही मार्बल से तो आप खेले ही होंगे, तो मार्बल का भी कॉलिजन एक कॉलिजन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से कॉलिजन के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। कुछ कॉलिजन में कॉलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एंटिक रहते हैं, यानी कि उसमें कुछ टूटता फूटता नहीं है। साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी कभी लाइट प्रोड्यूस होती है, वगैरह होता है। और कुछ कॉलिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो टूट जाते हैं। जैसे कि अगर आपने दो पत्थर को जोर से टकराया तो हो सकता है कि दोनों ही टूट जाएं, राइट। अगर आपने दो रबर बॉल को टकराया तो दोनों टूटेंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी आवाज प्रोड्यूस होगी, राइट। तो ये अलग अलग तरह के कॉलिजन्स होते हैं। कॉलिजन अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम उसके एक एक एस्पेक्ट को देखने जाए तो पूरा एक चैप्टर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉलिजन का हमारा स्टडी हम थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे, यानी कि हम एक तो दो ऑब्जेक्ट के कॉलिजन की ही बात करेंगे, और दूसरा कि हम थोड़ी सी आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेके पूरी बात करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहा हूं। एक कॉलिजन की ये फिगर है। यहाँ पे ये है एक मास m1 वाला ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1i है। ये इनिशियल है इसलिए लिखा है v1i। और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, और ये अभी स्टेडी स्टेट में है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जिसे हम कह सकते हैं v2i, वो v2i 0 है। ये रेस्ट पे है तो v2i इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम। देखिए, हम हमारे स्टडी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 लेंगे, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ऐसा हम लेंगे। दैट्स व्हाई v2i इक्वल टू 0। अब यहां पे ये कोलाइड होता है, और कोलाइड होने के बाद m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जाता है, और इस तरफ इसकी वेलोसिटी है v1f। ये फाइनल वेलोसिटी है इसलिए कह रहे हैं हम v1f। और ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से θ1 एंगल पे जाता है। इसी तरह से ये m2 मास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जाता है, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2f, और ये भी x डायरेक्शन से θ2 एंगल पे जाता है, राइट। तो ये एक स्पेशल केस ले लिया जिसमें हमने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट लिए, उसमें भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने स्टेडी रखा, और कॉलिजन के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाते हैं। इस तरह से हमने सोचा है, राइट। देखिए, कॉलिजन में हमारे पास चार फिजिकल क्वांटिटी नॉन होती है। कौन सी समझ लीजिए। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एक तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास होता है, दूसरा हमारे पास दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो होती है, और जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें फाइंड करनी होती है वो है v1f और v2f, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी होती है। साथ ही साथ हमें थीटा अगर नहीं पता है तो θ1 और θ2 भी हमें फाइंड करने होते हैं। बट आमतौर पे अगर θ1 मिल जाए तो θ2 भी आसानी से मिल जाता है। अब इनमें ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी है v1i, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 की है v1f। ऑब्जेक्ट 2 की बात करें तो उसका मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है v2i जिसे हम 0 ले रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि भाई दूसरा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वो है v2f। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कॉलिजन के दो टाइप्स की। देखिए, कॉलिजन मेनली दो टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिजन आर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। एक टाइप होता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा है इनइलास्टिक कॉलिजन। ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में।
तो अब देखते हैं टॉपिक 6.12.1 इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि किसी भी तरह का कॉलिजन हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि आप जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक यूनिवर्सल लॉ है, किसी भी हालत में ये तो ओबे होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ कॉलिजन्स। ठीक है, इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम Pi of the system will be equal to final momentum Pf of the system। देखिए, यहां पे पूरी सिस्टम की बात हो रही है। जब आप इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हो तो इनिशियल मोमेंटम में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और फाइनल मोमेंटम में भी दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हो मोमेंटम किसका, सिस्टम का। यहां भी मोमेंटम किसका, सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। अब इसके मुताबिक हम इक्वेशन को आगे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम में दोनों ही ऑब्जेक्ट की मोमेंटम हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1i प्लस m2 v2i, राइट। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम होगी। और अब फाइनल मोमेंटम ले ले तो m1 v1f प्लस m2 v2f। आ रही बात समझ में? यहां पे ये लेफ्ट साइड हो गई दोनों ही ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम और ये राइट साइड होगी दोनों ही ऑब्जेक्ट की फाइनल मोमेंटम, और ये दोनों सेम होते हैं एज पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसमें से फर्दर हम एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मैं m1 वाला टर्म साथ में ले लूं तो m1 v1f माइनस v1i इज इक्वल टू, यहां राइट साइड में हो जाएगा m2 v2i माइनस v2f, यानी ये हो जाता है m1 डेल्टा v1 इजकल टू, ये हो जाएगा माइनस m2 डेल्टा v2। देखिए, यहां पे ये v2i माइनस v2f है, इसलिए अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये v2f माइनस v2i हो जाएगा, तो हम डेल्टा v2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये माइनस m2 डेल्टा v2 होगा। अब लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूं डेल्टा p1 और राइट साइड हो जाती है डेल्टा p2। सो डेल्टा p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2, और फाइनली यू कैन राइट डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 विल बी 0। तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर एक हाल में हर एक कॉलिजन में हो गई, तो उस वजह से हमें ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस रिजल्ट से हमें ये नहीं पता चलता कि ये कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक कॉलिजन है, क्योंकि दोनों ही तरह के कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होता ही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक? देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ऐसा कॉलिजन वो है इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की और सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तो वो है इन इलास्टिक कॉलिजन। इन शॉर्ट, कि अगर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रहा है तो वो है इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, इसके लिए ये टेबल आप देख लीजिए और इसे नोट डाउन भी कर लेना। देखिए, यहां पे है इलास्टिक कॉलिजन और यहां पे इन इलास्टिक कॉलिजन। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यहां पे है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, हाँ होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, हाँ होता है। इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, हाँ होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, नहीं, ये नहीं होता है। तो इस तरह से इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलिजन इलास्टिक और कौन सा कॉलिजन इन इलास्टिक है। अब हम
इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। के फाइनल ऑफ द सिस्टम इज लेस देन के इनिशियल ऑफ द सिस्टम। देखिए, कभी भी इससे उल्टा तो हो ही नहीं सकता कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। अगर सेम है तो वो इलास्टिक कोलिजन है, और अगर के एफ कम है के आई से तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस तरह से है तो एनर्जी गई का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है, तो फिर एनर्जी गई का। इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड, लाइट, एक्सेट्रा। देखिए, जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से एक बड़ा हिस्सा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाता है, लेकिन एक छोटा हिस्सा साउंड में चला जाता है, यानी कि साउंड एनर्जी में चला जाता है, लाइट एनर्जी में चला जाता है। कभी कभी जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका पूरा स्ट्रक्चर बदलने में भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, राइट। और ये जो लॉस्ट एनर्जी है, लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी, उसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो डेल्टा के करके। यहां पे डेल्टा के यानी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी है, और वो मिल जाएगा आपको के आई माइनस के एफ से। सीधी सी बात है, राइट। मैं इसे थोड़ा सा स्पेसिफिकली डेल्टा के एल करके लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से आपको इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस भी होता है, और वो इस इक्वेशन से मिल जाता है। वो एनर्जी का लॉस इन सभी में जाता है, साउंड में जाएगा, लाइट में जाएगा, या दूसरे कई अलग अलग मीन से उसमें भी जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ज्यादातर डे टू डे लाइफ में कौन से कॉलिजन होते हैं? आंसर है इन इलास्टिक कॉलिजन। ज्यादातर कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन ही होते हैं, क्योंकि आप देखिए, कोई भी कॉलिजन अगर हो रहा हो तो उसमें कोई ना कोई आवाज प्रोड्यूस होती है, कहीं ना कहीं कुछ लाइट वगैरह प्रोड्यूस होती है, कुछ टूटता है, फूटता है। तो ये सारे जो कॉलिजन है ये सारे इन इलास्टिक कॉलिजन है, राइट। इलास्टिक कॉलिजन तो एक आइडियलिस्टिक बात है, 100% इलास्टिक कॉलिजन तो एक आइडियलिस्टिक बात है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होते। अच्छा, अब एक और समझते हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ आफ्टर कॉलिजन बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर, सच कॉलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, अगर कॉलिजन के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ जा रहे हैं तो ऐसे में इसे कहते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। जी हां, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। समझिए, जैसे कि किसी बड़े लकड़ी के ब्लॉक में आपने एक बुलेट फायर की, राइट। बुलेट उसमें घुस गई और फिर वहां पे अटक गई। तो इस दौरान बुलेट और ब्लॉक दोनों ही साथ में थोड़ी सी मोशन करेंगे, तो दोनों ने साथ में मोशन की, तो इस तरह के कॉलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप दो क्ले बॉल ले लीजिए, क्ले बॉल, वो ढीले से जो आते हैं, खिलौनों में आते हैं, ऐसे दो ढीले से क्ले बॉल ले लीजिए। अब आप एक क्ले बॉल के ऊपर दूसरे क्ले बॉल को मारिए, क्या होगा? दोनों चिपक जाएंगे और फिर दोनों ही साथ में मोशन करेंगे। तो इस तरह का जो कॉलिजन है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है, राइट। याद रहे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं तो ये कभी इलास्टिक कॉलिजन तो हो ही नहीं सकता, ये दरअसल कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है, राइट। यहां पे हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की बात करें, लेकिन यही सारे रूल्स दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो भी कॉलिजन के लिए अप्लाई होते हैं। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 6.12.2 कॉलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए, अगर वन डायमेंशन में कॉलिजन हो रहा है तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे वो हम यहां पे देखेंगे। इसके लिए पहले जरा आप ये फिगर देखिए।
देखिए ये है मास m1 और ये है मास m2। ये सिचुएशन है बिफोर कॉलिजन की। यहां पे दोनों की अगर हम वेलोसिटी दिखा दें तो वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। m1 की वेलोसिटी v1i कहेंगे और m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम v2i कहेंगे। और ये पार्ट जो है वो है आफ्टर कॉलिजन का, यानी कि कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो यहां पे दिखाई है। इसमें m1 मास की जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि कॉलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है, इसे हम कहेंगे v1f। और m2 मास की जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि कॉलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है, उसे हम कहेंगे v2f। राइट। अब हम पहले ही मेंशन कर देते हैं दैट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल टेक v2i टू बी 0, यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले से रेस्ट पे है, ऐसा मान के हम चलेंगे। चलिए अब पहला इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। By conservation of momentum, we can say that initial momentum of the system and final momentum of the system will be same. तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं m1 v1i that is equal to m1 v1f plus m2 v2f। देखिए ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, ये हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। और ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों सेम है। राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देखिए ये इक्वेशन इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। फॉर इलास्टिक कॉलिजन, देखिए अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो आप जानते हो कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा आपको। तो हम लिख लेते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन गेट 1/2 m1 v1i square is equal to 1/2 m1 v1f square plus 1/2 m2 v2f square। देखिए यहां भी दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखी है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो ये मिल जाता है इक्वेशन 2। Now from equation 1 we can get a equation of m2. So m2 will be equal to this way, m1 into bracket v1i minus v1f whole divided by v2f। ऑलराइट। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। मैं इसे नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। लेट अस मूव फॉरवर्ड। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी कि यहां पे इस इक्वेशन 2 में जहां पे m2 है वहां पे ये वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन 2 में 1/2 जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचता है वो इस तरह से मिलेगा, m1 v1i स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1f स्क्वायर प्लस m2। अब देखिए m2 की जगह पे हमें ये पूरा इक्वेशन डालना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे
it will be m1, here it is v1i minus v1f bracket over upon v2f and into multiplication v2f square. राइट, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम. देखिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन में दोनों ही साइड m1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट. और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक v2f है और यहाँ पे एक v2f स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ पे v2f मिलेगा आपको. तो इक्वेशन फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर, लेकिन इसे मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं तो माइनस v1f स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे मिलेगा v1i माइनस v1f इंटू ब्रैकेट v2f. अब मैं फर्दर इसे सॉल्व करता हूं. देखिए आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इंटू ब्रैकेट a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी. तो उसी तरह से इस लेफ्ट साइड को हम लिख सकते हैं v1i माइनस v1f अनदर ब्रैकेट v1i प्लस v1f इज इक्वल टू राइट साइड में आपको मिल रहा है v1i माइनस v1f ब्रैकेट ओवर v2f. अब सीधी सी बात है कि ये दोनों ब्रैकेट यहां पे कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली हमें मिल रहा है v2f इज इक्वल टू v1i प्लस v1f. तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल रहा है, इसे याद रखिएगा. वैसे हम इससे भी आगे बढ़ेंगे. अभी हम ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में डालेंगे. आई विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1, यानी कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन में डालते हैं. देखिए यहां पे v2f है, तो v2f की जगह पे हमें ये टर्म ले लेनी है. तो अब हमें इक्वेशन मिलेगा इस तरह से m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2. अब देखिए यहां पे v2f की जगह पे ये टर्म मैं ले रहा हूं, तो दोनों के साथ मैं m2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं. तो ये हो जाएगा m2 v1i प्लस m2 v1f. अब हम इस इक्वेशन में से राइट साइड में v1f को कॉमन ले लेते हैं, तो v1f का इक्वेशन बना पाएंगे हम. देखिए पहले तो मैं लिख लेता हूं इस इक्वेशन को इस तरह से m1 माइनस m2 v1i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1f. राइट, अब इसमें से इक्वेशन बन जाएगा v1f का. v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट v1i. राइट, तो ये बन गया एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखिए कॉलिजन में हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है अननोन फिजिकल क्वांटिटी. और कॉलिजन में अननोन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी. तो देखिए ये तो मिल गई आपको पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, और इसमें ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नॉन है. m1 m2 और v1i ये सब कुछ तो नॉन है. तो इस तरह से ये बन गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन. राइट, वैसे ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके लिए पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अब इसकी वैल्यू हम यहां पे डाल दें तो हमें मिल जाएगा v2f. राइट, तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को नंबर 4 नाम दे देता हूं और मैं लिख लेता हूं सब्स्टिट्यूटिंग
v1f in इक्वेशन 4। तो अब आपको v2f इज इक्वल टू v1i प्लस ये पूरा ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। अब इसमें से एलसीएम वगैरह लेके आप देखिए तो आपको इक्वेशन मिलेगा v2f का, v2f इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट एंड देन v1i। तो देखिए ये अब आपको मिल रहा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। ये पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी थी, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मिल रही है। तो ये भी बन गया एक दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास जो भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी थी वो मिल जा रही है, और इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी m1 m2 और v1i। चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल केस इसी वन डायमेंशनल कॉलिजन में, और वो भी इलास्टिक कॉलिजन में स्पेशल केसेस। पहला देखते हैं, लेट अस से इफ बोथ द masses are same, m1 and m2 are same, and let us call it like m only, then what will happen? See, ऐसे में v1f का जो इक्वेशन है क्या हो जाएगा समझिए। देखिए v1f में यहां पे m1 माइनस m2 है, बट अब ये दोनों ही m है, तो m माइनस m हो जाएगा ना। ये m माइनस m अपॉन यहां पे लेना है हमें m प्लस m एंड मल्टीप्लाइड बाय v1i। बट यहां पे आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, यानी कि v1f विल बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि v2f का क्या होगा। देखिए v2f में यहां पे मुझे ले लेना है 2m, और यहां पे ये दोनों m हो जाएंगे तो m प्लस m, ये भी 2m। मैं लिख लेता हूं, यहां पे ये हो जाता है 2m अपॉन यहां पे m प्लस m, और इंटू मल्टीप्लीकेशन आपको लेना है यहां पे v1i, राइट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये हो जाता है सिर्फ v1i। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए आप। ये इक्वेशन दोनों दिखा रहे हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहला ऑब्जेक्ट यानी कि जो पीछे से आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, राइट, जो मोशन में था, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले स्टेडी था, वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनली पहले की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। देखिए इस तरह का एग्जांपल आप खास तौर पे कहूं तो कैरम बोर्ड में या बिलियर्ड बॉल में देख सकते हो। देखिए अगर आप कैरम बोर्ड में दो स्ट्राइकर ले ले, मैं कह रहा हूं दो स्ट्राइकर, एक सी साइज के दो स्ट्राइकर ले ले, ठीक है। अब एक स्ट्राइकर को यहां पे स्टेडी रखें और दूसरे स्ट्राइकर को ऐसे हिट कीजिए, तो क्या देखोगे, आपको याद होगा, आप देखोगे कि ये जो पीछे से स्ट्राइकर आया वो यहां पे स्टेडी हो जाएगा और जो स्ट्राइकर यहां था वो आगे बढ़ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन वगैरह निग्लिजिबल रहे तो ये जो दूसरे स्ट्राइकर की वेलोसिटी है ना, वो पहले स्ट्राइकर की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ऑलमोस्ट उतनी ही होगी। वैसे इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन होता ही है, इसलिए ये वेलोसिटी जो है v2f वो v1i से थोड़ी सी कम मिलेगी। बट यहां पे हम सारी आइडियल सिचुएशन सोच के चल रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि वन डायमेंशनल और इलास्टिक कॉलिजन में अगर दोनों का मास सेम है तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जितनी, राइट। अब देखते हैं एक दूसरा केस। लेट अस से इफ m1 is very less than m2, in this case
व्हाट विल हैपन। देखिए पहले तो हमें ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहां पे m1 प्लस m2 विल बी नियरली इक्वल टू m2, ठीक है। m1 माइनस m2 will be also nearly equal to minus m2. Not only that, one more thing, m1 upon m2 will be nearly equal to 0. देखिए आपको समझा देता हूं मैं। अगर m1 बहुत छोटा है m2 से, लेट्स से कि m1 है 1 किलोग्राम और m2 है लेट्स से कि 1000 किलोग्राम, ऑलराइट। तो m1 बहुत छोटा हो गया m2 से। अब इस हालत में m1 प्लस m2 करोगे आप, यानी कि 1 प्लस 1000 करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1000 ही हुआ ना, तो आप लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट इट विल बी इक्वल टू m2। इसी तरह से अगर आप 1 माइनस 1000 करते हो तो वो ऑलमोस्ट माइनस 1000 ही होगा ना, मीन्स होगा वैसे वो माइनस 999, बट वो ऑलमोस्ट माइनस 1000 ही हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस m2, ठीक है। और इसी तरह से यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे m1 1 ले लेते हैं और m2 यानी कि 1000 लेते हैं तो 1 अपॉन 1000 इज 0.001, तो 0.001 ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया कि नहीं, तो हम m1 अपॉन m2 इजकल टू ऑलमोस्ट जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ये सारी ही वैल्यूज हमारे v1f और v2f के इक्वेशंस में डाल के चेक करते हैं कि क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे v1f का इक्वेशन। अब देखिए v1f के इक्वेशन में यहां पे m1 माइनस m2 है, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं नियरली इक्वल टू माइनस m2, और ये m1 प्लस m2 है जिसे मैं लिख सकता हूं नियरली इक्वल टू प्लस m2, राइट। तो v1f का इक्वेशन नियरली इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं हम, यहां पे हो जाएगा माइनस m2 और यहां पे m2 मल्टीप्लाइड बाई v1i तो है ही, ये v1i, तो यहां पे m2 तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा माइनस v1i, राइट। इसी तरह से v2f का इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए v2f के इक्वेशन में यहां पे ये तो m1 है तो वो तो वैसा ही रहेगा, यहां पे ये m1 प्लस m2 जो कि नियरली इक्वल टू m2 बन जाएगा, तो v2f का इक्वेशन हमें नियरली इक्वल टू इस तरह से मिल जाएगा, न्यूमरेटर में 2m1 और डिनोमिनेटर में m2 और मल्टीप्लिकेशन में v1i तो है ही, तो ये क्या मिल जाएगा। देखिए हमने बात की कि m1 अपॉन m2 विल बी नियरली इक्वल टू 0, है ना, तो ये जो है नियरली इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको v1f इजिकल टू माइनस v1i मिल रहा है, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी उसी की इनिशियल वेलोसिटी जितनी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले स्टेडी था उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। समझ रहे हो आप, दूसरा ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही है। देखिए ये कैसी बात है कि मान लीजिए कि एक एलिफेंट खड़ा है और आप उसके ऊपर वॉलीबॉल मारते हो, तो क्या होगा बताइए। वॉलीबॉल जिस वेलोसिटी से आपने मारा था उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक होगा, वापस आएगा, यानी कि वॉलीबॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। और दूसरा एलिफेंट की वेलोसिटी क्या होगी, एलिफेंट की फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगी, क्योंकि एलिफेंट पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा ही रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, राइट। तो ये दोनों डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से ही जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप अलग अलग केसेस और भी ले सकते हो और हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ सकते हो। हाँ बस इतना फर्क है कि हमारे डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और दूसरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क आता है, राइट। तो बच्चों अब तक तो ये था वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। अब हम देखते हैं वन डायमेंशनल बट कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए आपको पता है कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में
कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि V1F और V2F वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम इसे सिंपली VF लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि ये इनइलास्टिक कॉलिजन है इसलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो नहीं मिलेगा, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट m1 v1i प्लस 0, आपको पता है दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में है, इजकल टू m1, देखिए यहां पे v1f की जगह पे अब मैं लिखूंगा सिर्फ vf प्लस m2 v2f की जगह पे मैं सिर्फ लिखूंगा vf। राइट, ये है पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, ये पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो कि आप vf कॉमन ले सकते हो, तो ये m1 प्लस m2 इंटू मिल जाएगा vf। तो इसमें से अब हम vf का इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, vf इजकल टू यहां पे आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू मल्टीप्लीकेशन v1i। तो ये हो गया कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए एकमात्र इक्वेशन। देखिए इसमें और कोई इक्वेशन बनेगा ही नहीं, आपको अननोन फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अब कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में तो दोनों ऑब्जेक्ट कॉलिजन के बाद साथ ही मूव होते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी होती है vf। तो ये हो गया vf का इक्वेशन। राइट, वैसे क्योंकि ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मांगा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन अगर मांगा है, तो वो आप आसानी से इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। डेल्टा के एल लिख रहा हूं मैं यहां पे, एल इज फॉर लॉस, दैट विल बी इक्वल टू के आई माइनस के एफ। देखिए यहां पे के आई यानी कि के इनिशियल और के एफ यानी कि के फाइनल, जो कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि सिर्फ वो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 आई स्क्वायर, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट तो स्टेडी पड़ा है, माइनस अब सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 m1 प्लस m2 एंड vf स्क्वायर, क्योंकि कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट साथ ही मूव कर रहे हैं। याद रहे कि हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, तो ये होगी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहां पे ये जो vf है उसकी जगह पे vf की ये जो वैल्यू है इसे लिख देते हैं। मैं इस इक्वेशन को नंबर 5 नाम दे देता हूं। ऑलराइट, तो हम vf में इक्वेशन 5 की वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 आई स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहां पे न्यूमरेटर में मैं पहले ले लेता हूं m1 प्लस m2, वो तो यहां पे है ही। अब देखिए vf स्क्वायर लेना है और vf स्क्वायर में यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा m1 स्क्वायर, तो वो मैं ले लेता हूं m1 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे ये जो m1 प्लस m2 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में यहां से v1 आई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाता है v1 आई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे ये m1 प्लस m2 और यहां पे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। और समझिए देखिए यहां पे एक
m1 है, यहां भी आपको एक m1 मिल जाएगा तो कॉमन निकल सकता है, 1/2 कॉमन निकल सकता है, v1i² भी कॉमन निकल सकता है। तो इन शॉर्ट मैं 1/2 m1 v1i² इतना कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए पहले टर्म में तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 माइनस दूसरे टर्म में जो न्यूमरेटर है वहां पे आपको एक m1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको एक m1 प्लस m2 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा इक्वेशन। अभी इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा 1/2 और यहां पे न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय यहां पे मिल जाएगा m1 प्लस m2 और मल्टीप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा v1i²। तो इस तरह से आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के एल यहां पे मिल रहा है। अब देख पा रहे हो कि यहां पे ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नॉन है, m1 m2 आपको पता है, v1i भी आपको पता है। तो इस तरह से नॉन फिजिकल क्वांटिटी से आपको ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। याद रहे कि ये पूरी बात हमने कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए की है। देखिए, अगर हम सिर्फ इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक नहीं बोलते, सिर्फ इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, तो ये इक्वेशन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इनइलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। तो ऐसे में इनमें से कोई भी इक्वेशन उसमें अप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, अब देखते हैं टॉपिक 6.12.3 दैट इज कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस। देखिए, अभी तक हमने कॉलिजन 1 डायमेंशन में देखा, अब देखते हैं कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। जैसे कि यहां पे देखिए, ये है m1 मास और ये है m2 मास। ये m1 मास v1i जितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहां पे m2 के साथ कोलाइड होता है। यहां पे जैसे कि हम आगे भी कह चुके हैं कि m2 मास की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v2i जो है वो हम 0 लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये m2 स्टेडी पड़ा है और इसके ऊपर m1 कोलाइड होता है। ये m1 मास कुछ ऐसे कोलाइड होता है कि इसकी वजह से m1 इस तरफ और m2 इस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहां पे m1 मास v1f वेलोसिटी से θ1 एंगल के साथ जाता है और m2 मास v2f वेलोसिटी से θ2 एंगल के साथ जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा 2 डायमेंशनल केस हो गया। हम यहां पे ओरिजिन मानेंगे तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। ऑलराइट, अब यहां पे सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेना है। इसके लिए हमें ये जो वेलोसिटी है v1f और v2f, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें x डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेना है और y डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेना है। तो सबसे पहले मैं v1f जो है इसका x कंपोनेंट लिख लेता हूं। इसका x कंपोनेंट हो जाएगा v1f cos θ1। ठीक है, इसी तरह से v1f का y कंपोनेंट हम ले सकते हैं और वो हो जाएगा v1f sin θ1। सही है, v1f का x कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि मैंने लिखा v1fx और v1f का y कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि मैंने लिखा v1fy, राइट। तो ये दोनों v1f cos θ1 v1f sin θ1 हो जाएंगे। अब इसी तरह से v2f के दोनों कंपोनेंट हम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं v2f का जो x कंपोनेंट है वो हो जाएगा v2f cos θ2, यहाँ पे θ2 आएगा। और इसी तरह से v2f का y कंपोनेंट अगर लिया जाए तो देखिए यहाँ पे एक बात समझने लायक, ये जो v2f है इसका x कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, लेकिन y कंपोनेंट ऐसे आएगा नेगेटिव y डायरेक्शन में, इसलिए ये कंपोनेंट मुझे माइनस लेना चाहिए। तो ये हो गया माइनस v2f sin
थीटा 2। ठीक है, अब हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट। देखिए, पहले हम x डायरेक्शन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेंगे और फिर y डायरेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर x डायरेक्शन या फिर कहें x कंपोनेंट, दोनों कह सकते हो आप। तो देखिए, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो आपको मिलेगा क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में है ही। तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे m1 v1 i इजकल टू, अब राइट साइड में दोनों ही मास के लिए मोमेंटम ले लेते हैं, लेकिन x डायरेक्शन का मोमेंटम लेना है हमें। तो m1 v1 f cos थीटा 1 प्लस दूसरा मास m2 v2 f cos थीटा 2, राइट। ये एक इक्वेशन मिल जाता है आपको। अब ले लेते हैं हम y डायरेक्शन के लिए, फॉर y डायरेक्शन या फिर कहें कि y कंपोनेंट्स, जो भी आप कहें। अब देखिए, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m1 का फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में मिलेगा क्योंकि y कंपोनेंट है। तो ये हो जाता है m1 v1 f साइन थीटा 1 और माइनस m2 v2 f साइन थीटा 2। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि ये जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो उसका मोमेंटम मैंने माइनस लिया है। अब फर्दर इसी में से आप ऐसे भी लिख सकते हो m1 v1 f साइन थीटा 1 इजिकल टू m2 v2 f साइन थीटा 2। ऑलराइट, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y डायरेक्शन में, और उसके लिए इक्वेशन मिल गया जिसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। ये दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशनल केस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये दो इक्वेशन मिलते हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगा अगर हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ले ले तो। देखिए, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, और वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर इलास्टिक कॉलिजन by the conservation of momentum we can say। देखिए, पहले मैं लेफ्ट साइड में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, तो उसमें तो पहला जो मास है m1 उसकी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m1 v1 i स्क्वायर, दूसरे की तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब राइट साइड में मैं दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, तो 1/2 m1 v1 f स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 f स्क्वायर। ये हो गया एक और इक्वेशन, इक्वेशन 3। याद रहे कि ये इक्वेशन 3 तभी आप यूज कर सकते हो जब आप इसकी बात कर रहे हो, जब आप इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हो। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल केस में हमें ये टोटल 3 इक्वेशंस मिलते हैं, उसमें भी अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो 3 मिलते हैं। अगर हम इन इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं तो हम ये 2 इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ
ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसी के साथ मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ये फुल डिटेल में बिल्कुल माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप इसे नोट डाउन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, so here with Anshuman Baldania signing off. Take care.